हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक गति करता है तो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यदि उस चालक को किसी परिपथ द्वारा बंद कर दिया जाए या हम एक परिपथ बना ले, दोनों सिरों को किसी तार से जोड़कर एक बंद परिपथ बनाएं, तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा बता सकते हैं कि कोई चालक है, उसको अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो निश्चित ही सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और यदि चालक को किसी बंद परिपथ से जोड़ दिया जाए तो उस परिपथ में धारा प्रेरित होगी। तो उसी की दिशा फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के नियम से बताया है। क्या कहा गया? तो फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हो, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताती हो, या चालक के चलने की दिशा को बताए, तो बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। दोबारा एक बार पुनः सुन लीजिए कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह परस्पर लंबवत रहें। यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, अंगूठा चालक के चलने की दिशा को बताती हो, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो इसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं और इसके द्वारा प्रेरित धारा की दिशा बताई जाती है। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बताया जा चुका है पीछे। तो उसमें धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो उसमें जो धारा बहती है वो वास्तविक धारा, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए है, जबकि दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा के लिए बताया जाता है। अब आइए देखते हैं पिछले टॉपिक में जो पढ़ा गया था उसी से रिलेटेड यहाँ एक केस है कि मान लीजिए चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घुमाया जाए, तो घुमाने से क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो बिल्कुल प्रेरित होगा। चालक में गति होनी चाहिए, चाहे चालक स्थानांतरीय गति करे या घूर्णन गति करे, दोनों ही स्थितियों में उसके सिरे पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो उसी से जुड़ा हुआ केस है। यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है जो कि क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया। क्रॉस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि इसमें कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र दिष्ट है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत भीतर की ओर है। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत तल में एक चालक लिया गया है AB, और इसको कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करा रहे हैं, घुमाया जा रहा है। इसके मध्य बिंदु वो से होकर गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः, मध्य बिंदु वो है, इससे होकर गुजरने वाली एक लंबवत अक्ष है, और उसी अक्ष के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत तल में इसको वामावर्त घुमाया जा रहा है। तो वामावर्त घुमाने से इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, या हम कह सकते हैं दोनों सिरों पर विभव उत्पन्न होगा। विभव दोनों सिरों पर उत्पन्न होगा, लेकिन अगर दोनों सिरों के बीच विभवांतर कहा जाए तो यहाँ दोनों सिरों के बीच विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि यहाँ जो घूर्णन हो रहा है इस बिंदु O से होकर गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः हो रहा है। तो बिंदु O से दोनों सिरों के बीच की दूरी, मान लीजिए इस चालक की लंबाई L है, इस चालक की लंबाई अगर L मान लिया जाए तो दोनों सिरों के बीच की दूरी L/2 होगी। ये दोनों सिरों के बीच की दूरी L/2 कही जाएगी, और जिस वृत्तीय पथ पर यह चालक के सिरे घूम रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या भी L/2 कही जाएगी। तो अगर यह वृत्तीय पथ पर वामावर्त घुमाया जा रहा है इस O अक्ष के परितः, O बिंदु O से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः, इसको अगर कोणीय वेग ओमेगा से वामावर्त घुमा रहे हैं, तो दोनों सिरों के बीच, यानी इसमें चालक के सिरों
ए व बी के बीच विभवांतर ये शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सिरे समान दूरी पर हैं, बिंदु ओ से समान दूरी पर। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वृत्तीय पथ पर दोनों सिरे l/2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों समान विभव पर होंगे। अगर कहा जाए दोनों सिरों के बीच विभवांतर, तब ये शून्य होगा। अब यहां देखिए, अगर हम इस बिंदु वो से ए के बीच विभवांतर निकाले, तब वहां हमें विभवांतर प्राप्त होगा। अगर यह चालक वामावर्त घुमाया जा रहा है तो बिंदु वो पर विभव अधिक होगा, जबकि बिंदु ए पर अथवा बी पर, ए और बी पर बराबर है, तो बिंदु वो पर अधिक होगा और ए और बी पर इसकी तुलना में कम होगा। तो देखिए, अगर हम कहें कि बिंदु ओ और ए के बीच, बिंदु ओ व बिंदु ओ तथा ए, अब ए अथवा बी भी लिया जा सकता है, चाहे ओ ए के बीच विभवांतर पूछा जाए, चाहे ओ और बी के बीच विभवांतर पूछा जाए, ये दोनों हो सकता है, ए या बी। बिंदु वो तथा ए या बी के बीच विभवांतर अब इस विभवांतर को अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं, देखिए, वी ओ माइनस वी ए कहिए चाहे वी बी कहिए। मान लीजिए हम वी ओ और वी ए के बीच विभवांतर, नहीं, बिंदु ओ और ए के बीच विभवांतर लिखना चाहते हैं, तो वी ओ माइनस वी ए लिख सकते हैं, ये बराबर होगा। अब देखिए कैसे निकाला जाए। तो अगर यह चालक स्थानांतरीय गति कर रहा होता, सीधे एल लंबाई का चालक था, तब इसके सिरे पर जो विभवांतर प्रेरित होता उसके बारे में सूत्र बताया जा चुका है, वी बी एल। लेकिन अब क्या है, अब यही चालक घूर्णन गति कर रहा है, और उस घूर्णन गति में त्रिज्या कितनी है, देखिए त्रिज्या r बराबर l/2 त्रिज्या के ये वृत्तीय पथ पर इसके सिरे घूम रहे हैं। तो अब हम यहाँ v की जगह पर हम ओमेगा के पदों में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो एक सूत्र पढ़ चुके हो, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो v बराबर होता है r ओमेगा। अब r की वैल्यू l/2 इसमें रख देंगे, तो r की वैल्यू अगर l/2 रखा जाए तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, l/2 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। अब यही v की वैल्यू इसमें अगर रख दिया जाए तो यहाँ प्रेरित विभवांतर हमको प्राप्त हो जाएगा। O और A के बीच विभवांतर हम इसी फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा, इसमें अगर रख दिया जाए v की वैल्यू, तो v इक्वल टू b, और यहां से देखिए l/2 इंटू ओमेगा इंटू एल। अब यहाँ देखिए l मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना विभवांतर प्रेरित होगा, 1/2 बाहर कर लेंगे, b ओमेगा और एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, यही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बिंदु O और A के बीच विभवांतर 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, परीक्षा में पूछा जाता है, 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये आसान तरीका भी हमने बता दिया कि अगर यह सूत्र मालूम है तो इस सूत्र से यह सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि यहाँ बिंदु O और A कहा जाए या O और B के बीच कहा जाए, यानी उस चालक के घूर्णन अक्ष से किसी सिरे के बीच विभवांतर ये निकालना होगा, तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। घूर्णन अक्ष O पर है और वहां से चाहे सिरा A कहा जाए चाहे B कहा जाए, इन सिरों के बीच विभवांतर 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एक बात और यहाँ नोट कीजिए, हम जानते हैं कि कोई घूर्णन गति अगर हो रहा है तो घूर्णन गति से दिशा परिवर्तन होता है। अगर ये वामावर्त घूम रहा है तो यहाँ बिंदु वो पर विभव अधिक कहा जाएगा, ए पर कम होगा। अगर यही क्षण दक्षिणावर्त घुमाया जाए, अगर इसी क्षण को इसी अक्ष के परितः दक्षिणावर्त घुमाया जाए, तब निश्चित रूप से इसके सिरों पर विभव अधिक होगा, तब बिंदुओं पर विभव कम होगा, ये ध्यान रखिए। जब ये क्षण वामावर्त घूम रही है तो उस दौरान बिंदुओं पर विभव अधिक होगा और ए अथवा बी पर कम होगा। और अगर इसी क्षण को दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो दक्षिणावर्त घुमाने से
ए अथवा बी पर वैद्युत विभव अधिक उत्पन्न होगा, जबकि ओ पर कम होगा। तो यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए फिगर बनाया गया है। देखिए लॉरेंज बल के आधार पर, लॉरेंज बल के आधार पर लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या, या हम इसको कह सकते हैं फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति, फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति। देखिए लॉरेंज बल के आधार पर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करने वाले हैं, और इससे जो फैराडे का प्रथम नियम से सूत्र प्राप्त हुआ है, उस सूत्र की उत्पत्ति भी हो जाएगी, यानी यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की पुष्टि भी करेगा। तो आइए देखते हैं, इसके लिए यह चित्र दिखाया गया। क्या है चित्र में? तो इसमें एक यू आकार का चालक है, ये यू आकार का एक चालक लिया गया और इस चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। यह चालक स्थिर है, जो यू आकार का चालक दिखाया गया वो स्थिर है। तो इसको हम एक पाथ मान सकते हैं, जैसे ट्रेन की पटरी होती है और उसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार ये यू आकार का एक रेल ट्रैक मान सकते हैं इसको, और उसी के ऊपर एक चालक जेके रखा गया है। ये चालक जेके इसी के ऊपर सरकाना है। भाई एक यू आकार का यहाँ चालक है जो स्थिर है, और इसी के ऊपर एक सीधा चालक जेके रखा हुआ है, जिसको इसी ट्रैक पर हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, और इनके बीच घर्षण को नगण्य माना गया है। ये स्वाभाविक है कि अगर किसी एक चालक पर दूसरे चालक को चलाएंगे तो वहां घर्षण भी कार्य करेगा, लेकिन यहाँ घर्षण बल को नगण्य माना गया है कि इनके बीच घर्षण शून्य है लगभग। तो देखिए यहाँ वही सिचुएशन उत्पन्न किया जा रहा है कि हम एक यू आकार का यहाँ चालक ले रहे हैं और इस पर एक सीधा छड़ हमने ले लिया, चालक छड़ कोई है जेके, इसको इसी पर रख दिया, और रखने के बाद हम इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये पूरा निकाय स्थिर है, ये पूरा निकाय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तल के लंबवत भीतर की ओर दिष्ट है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो तल के लंबवत भीतर की ओर, क्रॉस चिन्ह लंबवत भीतर को प्रदर्शित करता है। तो वही चीज यहाँ दिखाया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यू आकार का एक चालक रखा हुआ है, उस चालक के ऊपर एक क्षण, एक चालक क्षण को सीधा है उसी पर रख दिया गया है। अब इसको वी वेग से चलाया जा रहा है, दाईं ओर इसको वी वेग से चला रहे हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत भीतर की ओर दिष्ट है, और यह चालक जो है उसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसको लंबवत चला रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जब लंबवत इस चालक को चलाएंगे तो स्वाभाविक है पीछे घटना पड़ चुके हो, इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब कैसे प्रेरित होगा? तो लॉरेंज बल के आधार पर समझना है। तो हम जानते हैं चालक जेके है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो इस पर लॉरेंज बल कार्य करेगा, भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या कार्य करेगा? लॉरेंज बल, यानी क्षण में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्षण में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत लॉरेंज बल कितना लॉरेंज बल कार्य करेगा? हम लॉरेंज बल को एफ एम से अगर लिखें
तो हम पढ़ चुके हैं पीछे कि लारेंज बल, अगर कोई चालक छड़ है तो उस पर लगने वाला लारेंज बल QV/B ये होता है। अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो E के तुल्य होता है। तो यहां देखिए हम EVB भी कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B है और इसको V वेग से दाईं ओर चलाया जा रहा है। तो इतना लारेंज बल प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करेगा, और जिसकी दिशा, लारेंज बल की दिशा क्या होगी, तो चलाया जा रहा है V वेग से इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो निश्चित ही दोनों के लंबवत जो बल की दिशा होगी वो चालक के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत। तो ऐसे सिचुएशन में यह बल की दिशा लंबवत नीचे की ओर ये दिखाया गया है। एफईएम मतलब लारेंज बल जो लग रहा है चुंबकीय बल, वो नीचे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्य कर रहा है। अब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नीचे की ओर लारेंज बल कार्य करेगा, तो वह सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के, जो ये क्षण चालक लिया गया, इसके जे से के सिरे की ओर ये चलने लगेंगे। लारेंज बल के प्रभाव में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जे से के की ओर चलने लगेंगे। अब चूंकि ये क्षण चालक एक पथ पर रखा हुआ है, एक दूसरे चालक पर रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए पथ प्रदान करेगा। ये एक बंद पथ यहां से प्रदान हो रहा है। देखिए एक परिपथ बन रहा है। जैसे ही इस चालक को चलाया जाएगा, जो क्षण है जेके, इस क्षण जेके को यू आकार के चालक पर जब चलाया जाएगा, तो इसमें जे से के सिरे की ओर जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन जे से के की ओर चलने लगेंगे। फिर वही इलेक्ट्रॉन के से होते हुए इस नए पथ पर, देखिए यहां पथ जो दिखाया गया, इस पथ को हम नाम दे दे LMNO, ये एक पथ मिल रहा है। तो देखिए जैसे ही इस B वेग से इसको चलाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन J से K की ओर जाएंगे, फिर K से आगे इनको एक पथ प्रदान हो रहा है, तो JKONJ इस तरीके से होते हुए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बंद पथ में प्रवाहित होना शुरू करेंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए, यानी JKONJ वाले रास्ते से होते हुए यह इस पूरे बंद पथ में गति करना शुरू करेंगे अपवाह वेग से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से इसमें चलने लगेंगे, और जब अपवाह वेग से चलने लगेंगे तो इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगा। उसकी दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने के ठीक विपरीत होगी। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा क्या है, जे से के की ओर जाएंगे, के से ओ की ओर, फिर एन, फिर जे और फिर ये के, मतलब ये रास्ता होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने का। इसी प्रकार धारा, तो धारा इसके विपरीत प्रेरित होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो इधर से ये दिखाया जाएगा JNOKJ, ये होगा JNOKJ, इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो अब इसमें जब धारा प्रवाहित होने लगी, भाई जब धारा प्रवाहित होने लगी तो ये धारावाही चालक बन गया। और धारावाही चालक जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर भी एक बल आरोपित होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब इसको चलाया जा रहा है तो यहां देखिए ये धारावाही चालक की समान व्यवहार करने लगेगा। तो अब यहां एक धारा प्रेरित हुई, तो प्रेरित धारा जब इसमें उत्पन्न हो गई तो धारावाही चालक जेके बन गया। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा प्रवाह, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। प्रेरित धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण प्रेरित धारा JNOKJ मार्ग से प्रवाहित होगी। यहां धारा प्रेरित हो गई, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी। भाई इसमें कोई स्रोत नहीं लगाया गया, कोई स्रोत नहीं लगा है, लेकिन यहां अब ये चालक जो चलाया जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यही एक सेल के समान कार्य करता है।
और यही इस परिपथ में धारा प्रवाह करता है। जब तक ये गति करेगा तब तक धारा प्रवाह होगा। जैसे ही ये गति करना बंद कर देगा, क्षण जेके को अगर रोक दिया जाए तो अपने आप ये धारा लुप्त हो जाएगी। तो जब तक क्षण जेके इस चालक के ऊपर गति करेगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित होगा इस परिपथ में। तो यहां देखिए अब धारावाही चालक बन गया जेके, तो धारावाही चालक जेके पर एक बल आरोपित होने लगेगा। भाई जब धारा बहने लगी और चूंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये गति कर रहा है तो अभी धारावाही चालक पर देखिए कितना बल लगेगा। तो धारावाही चालक क्षण जेके पर आरोपित बल मान लीजिए एफ डैश बल आरोपित हो रहा है, तो एफ डैश बराबर, अब देखिए ये चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलाया जा रहा है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा, अब इसमें धारा की दिशा देखिए, इसमें धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा ये होगी के से जे की ओर, तो धारा की दिशा के से जे की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत भीतर है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं लगने वाला जो बल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा। पीछे बताया भी जा चुका है, धारावाही चालक पर बल के नियम बताए जा चुके हैं। उस नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के चलने के ठीक लंबवत बल इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो यहां देखिए कितना बल कार्य करेगा, एफ डैश बराबर धारा आई प्रेरित हुई है, चुंबकीय क्षेत्र बी है और इस चालक की लंबाई को एल माना गया है, तो एफ डैश बल इस पर आरोपित होने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में जब इसमें धारा प्रवाह होगा तो इस चालक जेके पर आई बी एल के बराबर इस पर बल आरोपित होगा। अब अगर इसको एक नियत वेग से चलाना है, इस क्षण को एक नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र में चलाना है, तो इसी बल के बराबर हमें विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। भाई इसी बल के बराबर विपरीत दिशा में जब बल लगाएंगे तब यह बी नियत वेग v से ये गति करेगा। भाई यहां लारेंज बल इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, हमें चलाना उस डायरेक्शन में है, तो इसके बराबर जब हम विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तभी ये गति करेगा। देखिए चालक को यानी इस चालक जेके की बात हो रही है, चालक जेके को नियत वेग v से चलाने के लिए आरोपित बल, इसके विपरीत बल लगाना पड़ेगा। चालक को नियत वेग से चलाने के लिए एफ डैश के विपरीत तथा बराबर बल एफ लगाना पड़ेगा। अब इस यफ का परिमाण कितना होगा, देखिए यफ का परिमाण जो होगा वो इस एफ डैश के विपरीत है, तो यहाँ बल सदिश राशि होती है, यहाँ माइनस हम एफ डैश लिख सकते हैं, माइनस एफ डैश, एफ डैश का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में आई बी एल, इतना बल हमको आरोपित करना होगा। अब मान लीजिए ये किसी क्षण इसको बी वेग से चलाकर हम जेके वाली स्थिति से जे डैश के डैश वाली स्थिति में ले गए। भाई डेल्टा टी सेकंड में हमने मान लिया कि इस जेके क्षण में विस्थापन डेल्टा एक्स कर दिया, तो डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स का विस्थापन कर दिया। तो यदि डेल्टा टी समयांतराल में क्षण का विस्थापन
क्षण का विस्थापन देखिए डेल्टा एक्स हो, क्षण का विस्थापन डेल्टा एक्स हो, तब यहां से हम लिख सकते हैं तब कितना कार्य किया गया। देखिए यहां डेल्टा एक्स विस्थापन करने में कितना कार्य किया गया, भाई बाह्य बल एफ के द्वारा यहां कार्य किया गया है। तो डेल्टा टी समयांतराल में क्षण का विस्थापन डेल्टा एक्स हो, तब क्षण पर किया गया कार्य, क्षण पर किया गया कार्य कितना कार्य किया गया, हम कार्य को लिख सकते हैं W इक्वल टू बल F इंटू विस्थापन डेल्टा एक्स। बल इंटू विस्थापन से हम कार्य दिखा सकते हैं। तो देखिए बल का मान निकाल चुके हैं माइनस आई बी एल, तो यहां रख दीजिए माइनस आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम समायोजित कर रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समायोजित किया जा रहा है। W इक्वल टू हम इस प्रकार से ले रहे हैं, यहाँ डेल्टा एक्स और आई ये इनको इकट्ठा किया जाए, यानी हम सूत्र लगा सकते हैं v बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय के पदों में हम इसको बदलना चाहते हैं। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं माइनस आई बी एल, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स को v इंटू डेल्टा टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए यहीं पर हम दिखाई दे रहे हैं, चूंकि डेल्टा एक्स दूरी है और चाल v और समय अंतराल डेल्टा टी, इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। डेल्टा टी समय में v वेग से डेल्टा एक्स दूरी तय करता है, डेल्टा v चाल से डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स दूरी तय करता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं v इंटू डेल्टा टी। अब यहां से देखिए i और डेल्टा टी को इकट्ठा कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा माइनस b, और b को बीच में हमने कर लिया, l कर लिया, b v l इंटू आई डी एक्स, आई इंटू डेल्टा एक्स या डेल्टा टी, सॉरी आई और डेल्टा टी को हमने साथ लिख दिया, बी वी एल को एक साथ कर दिया। अब ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए इसमें आवेश का प्रवाह होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा उस आवेश को हम निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी, Q बराबर आई डेल्टा टी। तो यहां आई डेल्टा टी क्यू का प्रयोग कर सकते हैं, इसको क्यू में बदल सकते हैं। ये आई और डेल्टा टी को इकट्ठा किया गया, तो हमें यहां कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो आवेश निकाल सकते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा बी वी एल इंटू क्यू, ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने, और चाहे इसे भी लिखा ना जी, यहां कृत कार्य मिल गया कि इतना कार्य इस क्षण को डेल्टा एक्स विस्थापित करने में, यानी स्थिति जेके से जे डैश के डैश स्थिति में ले जाने पर इस क्षण पर किया गया कार्य इतना होगा। अब हम जानते हैं, देखिए आवेश क्यू है, आवेश क्यू है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चलाने के लिए दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। भाई कोई सेल होता है, उसका कार्य क्या है? सेल का कार्य है आवेश को पूरे परिपथ में चलाना। तो वही कार्य यहां क्षण पर किया जा रहा है, तो उसी से यहां आवेश की उत्पत्ति हो रही है, आवेश चल रहा है। भाई बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ये क्षण व्यवहार करता है जैसे एक बंद परिपथ में सेल कार्य करता है। सेल का कार्य है एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वो विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार यहां जो जेके चालक को चलाने में जितना उस पर कार्य किया गया, वही कार्य इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है।
वही विद्युत वाहक बल चालक के क्षण पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उस विद्युत वाहक बल को हम यही कृत कार्य के बराबर कर सकते हैं। भाई कार्य जो किया गया वही विद्युत वाहक बल इसको प्रदान कर रहा है, उसी से यह विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो देखिए क्षण के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इससे हम निकाल सकते हैं। अतः ऊपर हम थोड़ा सा स्पेस खाली कर लें और यहां लिखे, हो सकता है उधर ना दिखाई दे। एक एक बातें ध्यान से अगर समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ इसमें है नहीं। देखिए अब यहां चालक जो क्षण है, क्षण जे के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, E बराबर हम लिख सकते हैं, E बराबर W/Q। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। और W यहां से देखिए कितना आया, जो चालक पर कार्य किया गया वही कार्य इस चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। तो अब इस कार्य को हम यहां उपयोग कर सकते हैं। तो माइनस में BVL इंटू Q/Q। तो यहां देखिए Q से Q कैंसिल हो रहा है और यहां से हमको मिल रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस BVL। ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा जा सकता है। अब देखिए जब इसको चलाया जा रहा है, स्थिति JK से J' तक ले गए, तो यहां इस चालक से बद्ध जो यह बंद परिपथ, देखिए बंद परिपथ जो मिल रहा है, जब इस क्षण को यहां ले जाएंगे तो बंद परिपथ का क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, बंद परिपथ का क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है जैसे जैसे ये JK क्षण इस चालक पर, जो U आकार की चालक है, उस पर जैसे जैसे इस क्षण को हम चलाएंगे तो इस बंद पथ का, जो बंद परिपथ बन रहा है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी वृद्धि हो। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने के कारण, फैराडे ने क्या कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। तो अब यहां फैराडे के नियम की भी पुष्टि हो रही है, यहां फैराडे के नियम की भी पुष्टि हो रही है। चूंकि ये क्षण जब इस पर चलाया जा रहा है तो ये बंद पथ जो मिल रहा है हमको, इस पथ के क्षेत्रफल में भी, इस बंद परिपथ के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है, जिससे उससे बद्ध, भाई जिसके कारण उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी वृद्धि हो रहा है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो देखिए परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है, हम उस परिवर्तन को ज्ञात करें। तो डेल्टा फाई बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A अगर लिखा जाए तो यहां देखिए इतना वृद्धि हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, ये आयत बन रहा है, अब आयत की लंबाई L और चौड़ाई डेल्टा X। तो हम डेल्टा A को लिख सकते हैं, डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये B हो जाएगा, और डेल्टा ए को लिख सकते हैं L इंटू डेल्टा एक्स, L इंटू डेल्टा एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो डेल्टा फाई बी ये हो जाएगा BL इंटू डेल्टा एक्स। अब ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और जबकि फैराडे ने क्या बताया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर विद्युत वाहक बल होता है। तो यहां देखिए अब इस परिवर्तन की दर ले लिया जाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या मिलेगा, तो यहां भी हम डेल्टा टी से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा B
और यहाँ हम लिख सकते हैं एल, एल को चलो बाद में कर दें, हम बीच में हमने डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा टी कर लिया इंटू एल, इस रूप में कर लिया। अभी देखिए क्या बन गया, ये ऊपर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स दूरी और डेल्टा टी समय, तो दूरी बटा समय को हम चाल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है चाल के रूप में, यानी ये फार्मूला मिल गया डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर मिल जाएगा बी इंटू वी इंटू एल। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करा लीजिए, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कर लीजिए, तो हमको फैराडे का जो सूत्र मिला था वो प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो इन दोनों समीकरण की तुलना कर लीजिए। तो इधर देखिए बी बी एल है और इधर माइनस बी बी एल है, और यहाँ डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस बी वी एल का मान इसमें उठा के रख दीजिए, बी वी एल का मान डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमको ई बराबर मिल जाएगा, ई बराबर माइनस चिन्ह है और बी वी एल का मान डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी, यह सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसी में डेल्टा टी को अगर अल्प मान लिया जाए तो ये डी के रूप में आ जाएगा। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी बहुत अल्प है, तो इसको अब हम डी के पदों में भी कह सकते हैं, ई बराबर माइनस डी फाई बी बटा डी टी। तो इस प्रकार से यहाँ लॉरेंज बल के आधार पर हमने फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति कर दी, फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार से हो चुकी है। अब देखिए अगला है स्वप्रेरण की घटना। देखिए क्या होता है स्वप्रेरण। तो अब आगे टॉपिक है हमारा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में, जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं आर्स्टेड प्रभाव में देखा जा चुका है कि कोई धारावाही चालक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन अगर धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो साथ साथ उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस स्वयं उसी कुंडली में या स्वयं उसी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और अगर परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रेरित हो जाती है, एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको प्रेरित धारा कह सकते हैं। तो देखिए यहां स्वयं उसी कुंडली में, भाई जिस परिपथ में हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, स्वयं उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है, स्वयं उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है जो मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसा कह सकते हैं। आइए हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। चित्र के माध्यम से, ये कोई कुंडली है, ये हमने एक कुंडली ले लिया और इसमें हमने एक रिहास्टेट लगा दिया, धारा नियंत्रक, और साथ में यहां स्रोत लगा दिया गया है, और ये कुंजी का भी प्रयोग कर दिया गया है।
यहाँ कुंजी के लगा हुआ है और ये रिहास्टेट है। अब इसके द्वारा धारा प्रवाह कर रहे हैं इसमें, और धारा का मान लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसमें मुख्य धारा बढ़ती हुई लिया जा रहा है। मुख्य धारा बढ़ती हुई, यहां देखिए धारा आई इसमें जो प्रवाहित हो रही है, इसका मान बढ़ाया जा रहा है इस रिहास्टेट के द्वारा। धारा नियंत्रक है ये, धारा नियंत्रक द्वारा हम धारा की प्रबलता को परिवर्तित कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें सेल द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के मान को यहाँ बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए धारा की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसे ये इस तरीके से इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, और लगातार जब धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें एक धारा प्रेरित होगी। उस धारा की दिशा मुख्य धारा के ठीक विपरीत होगी। ये प्रेरित धारा की दिशा होगी, ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब ठीक इसी प्रकार हम एक दूसरा कुंडली ले रहे हैं, ठीक इसी प्रकार एक दूसरा कुंडली ले रहे हैं। ये हमने ले लिया और इसमें भी एक रिहास्टेट लगा दिया, धारा नियंत्रक, और साथ में इसमें भी बैटरी लगा हुआ है और एक कुंजी का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ कुंजी के है, ये इसमें बैटरी लगा हुआ है, रिहास्टेट है, वही सिस्टम पूरा। इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब हम धारा का मान घटा रहे हैं। पहले क्या था, बढ़ रहा था, अब की बार धारा घटती हुई ले रहे हैं। मुख्य धारा इसमें घटती हुई लिया जा रहा है। तो मुख्य धारा घटती हुई, तो जब मुख्य धारा घटा रहे होते हैं तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो मुख्य धारा की दिशा में ही उत्पन्न होगी। ये प्रेरित धारा होगी, इसको हम प्रेरित धारा की दिशा कहेंगे। ये प्रेरित धारा है। तो ये दोनों चित्र यहाँ स्वप्रेरण की घटना को बता रहे हैं। क्या है स्वप्रेरण की घटना? अब आइए इन चित्रों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। स्वयं उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस प्रकार जो धारा प्रेरित हुई है उसको हम स्वप्रेरित धारा कहेंगे कि स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न हुई धारा है, और इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें एक धारा स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित होती है, उसी स्वयं कुंडली में धारा प्रेरित होती है। तो इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। तो ये स्वप्रेरण की घटना कहलाती है कि जब हम किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो यहां धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, वो बातें अंडरस्टूड है, पीछे बताया जा चुका है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ये बताया जा चुका है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहां धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो कुंडली के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ही धारा प्रेरित होती है। तो मुख्य रूप से जो धारा जो प्रेरित हो रही है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हो रही है। लेकिन यहाँ कार्य क्या कर रहे हैं हम? केवल और केवल धारा परिवर्तन का कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, या प्रेरित धारा का उत्पन्न होने की जो घटना है, इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक,
स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को हम स्वप्रेरकत्व कह सकते हैं। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो देखिए स्वप्रेरण जो घटना बताई गई उसी को एक मान प्रदान करने के लिए यह गुणांक बनाया गया है, स्वप्रेरण गुणांक जिसको कहा गया। अब है क्या ये स्वप्रेरण गुणांक? तो यदि मान लीजिए कुंडली में यदि प्रत्येक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि प्रत्येक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो तब, तथा कुंडली में n फेरे हों, कुंडली में n फेरे हों, n फेरे हैं अगर कुंडली में, तो n और फाई बी का गुणनफल क्या कहलाएगा? तब n फाई बी क्या होगा? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ये पीछे बताया जा चुका है। तो यदि कुंडली में n फेरे हो तब n फाई बी यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्रेरित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। प्रेरित धारा नहीं कह सकते, मुख्य धारा कहेंगे, सॉरी। जो इसमें धारा है हम उसी के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो धारा का मान में जितने धारा का मान हम बढ़ाते जाएंगे उतना इसमें n फाई बी का मान बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स जो इससे बद्ध है उतने उसमें परिवर्तन होगा। तो तब n फाई बी प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। n फाई बी प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होगा। तो अब यहां से देखिए हम n फाई बी को प्रोपोर्शनल कर देंगे I के, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है यल, इसी यल को हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, इसी यल को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। तो ये फार्मूला मिल गया n फाई बी बटा I, ये याद रखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक यही है L, जहां L स्वप्रेरण गुणांक या इसी को स्वप्रेरकत्व भी कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो इसकी परिभाषा भी दे सकते हो कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो 1 एम्पीयर की धारा के परिवर्तन से जो उसके फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मान है वही स्वप्रेरण के बराबर होगा, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। यानी किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उस कुंडली में स्वप्रेरकत्व के बराबर है, उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर है, जबकि उसमें धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही हो, या धारा के मान में 1 एम्पीयर का परिवर्तन किया जा रहा हो, तो 1 एम्पीयर धारा परिवर्तन से जितना फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उसमें प्राप्त होगा वही स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो इसी सूत्र से यदि I बराबर क्या हो जाए, I बराबर 1 एम्पीयर ले लिया जाए तो यल किसके बराबर आएगा? n फाई बी के। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यल। जब धारा 1 एम्पीयर होती है तब स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। या हम इस आधार पर भी बता सकते हैं देखिए, इस आधार पर भी कहा जा सकता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल E क्या होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E n डी फाई बी, या डेल्टा कह सकते हो, यहां डेल्टा के रूप में दिखाया गया है, तो n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये लिख सकते हो। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसके
प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में E बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव बटा डेल्टा टी, क्योंकि इसमें एन फेरो की कुंडली है। तो यहां से देखिए एन को हम फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के रूप में अगर कन्वर्ट करें, इस तरीके से बदल लें, ये बटा डेल्टा टी, और यहां हम पढ़ चुके हैं एन फाइव बी ये बराबर हुए एल आई के, एन फाइव बी बराबर एल आई, तो यही वैल्यू यहां रख देंगे। यहां से E बराबर मिल जाएगा माइनस डेल्टा एल आई, देखिए यहां डेल्टा एल आई बटा डेल्टा टी, या इसी को हम बाहर निकाल सकते हैं अब माइनस एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, या इसको नीचे ले आइए, एल यहां से हमें निकालना है, तो एल बराबर आ जाएगा माइनस ई अपॉन डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, ये मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए यदि डेल्टा आई बटा डेल्टा टी का मान 1 कर दिया जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड, तो एल बराबर ई हो जाएगा, एल बराबर ई मतलब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर माइनस चिन्ह के साथ है। तो यहां से भी हम दे सकते हैं परिभाषा स्वप्रेरण गुणांक की, कि अगर कोई कुंडली में धारा 1 सेकंड में 1 एम्पियर परिवर्तित किया जाए, यदि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तब उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो एल बराबर माइनस ई, ये स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यदि किसी कुंडली में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा में परिवर्तन करें, तब उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं E विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल को वोल्ट में मापा जाता है, और धारा एम्पियर में, और समय को सेकंड में। तो यहां से हम यल का मात्रक निकाल सकते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो हेनरी कहा जाता है, हेनरी, या इसी को अगर हम इस सूत्र से कहें तो इस सूत्र से हम लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर ये कहा जा सकता है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, इसी को पलट के निकाला गया है। अब देखिए यहां से अगर निकालना हो हमको विमीय सूत्र, तो यल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यल का विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं, देखिए वोल्ट का विमीय सूत्र क्या होगा, वोल्ट का विमीय सूत्र, तो वोल्ट का विमीय सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q से अगर निकालें तो ये हो जाएगा mL2T माइनस 2, और नीचे AT हो जाएगा, Q बराबर IT होता है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से देखिए V का विमीय सूत्र क्या मिलेगा, mL2T माइनस 3A माइनस 1, तो इसी को अगर यहां रख दिया जाए तो वोल्ट वाले में मिल जाएगा mL2T माइनस 3A माइनस 1, ये हो गया वोल्ट के लिए, और इंटू सेकंड का T हो जाएगा, और एम्पियर को नीचे A लिख देंगे। यहां से देखिए विमीय सूत्र क्या मिल जाएगा, यल का विमीय सूत्र मिल जाएगा mL2T माइनस 2, यहाँ एक घात प्लस में है, 3 घात माइनस में, तो ये T माइनस 2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस 2 मिल जाएगा, तो ये विमीय सूत्र होगा। तो इस प्रकार स्वप्रेरण गुणांक का हमने मात्रक निकाला, विमीय सूत्र निकाला, और ये स्वप्रेरण की घटना हो गई, सारे सूत्र हो गए। अब इससे जुड़े कुछ एप्लीकेशन है कि समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है, या धारावाही प्रणालिका है उसका स्वप्रेरकत्व, तो ये अगले हम क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।